हेलो बच्चों, मैं मयूर शर्मा, आपका फिज़िक्स ट्रबल शूटर एक बार फिर आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी जनरेटर या एसी डायनामो। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट का है। तो आपके बोर्ड के लिए ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 5 मार्क्स में तक में क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है इसके अंदर दोनों कंसेप्ट आप समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो कैसे जनरेट होती है। हमारे घरों में जो वायर्स में जो करंट आ रही है वो एसी होती है, जिसे हम फुल फॉर्म में ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को बनाने वाला जो डिवाइस है वो कौन है? एसी जनरेटर या एसी डायनामो। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, और जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, जिससे एक करंट बनती है। तो यहाँ पर जो करंट बनती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। इस ऑल्टरनेटिंग करंट की खासियत ये होती है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कंटिन्यूसली चेंज आता है। तो जो हमारे पास में ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो कंटिन्यूसली उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और डायरेक्शन जो होती है वो उसकी पीरियोडिकली चेंज होती है। पीरियोडिक वर्ड जो यहाँ पर यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जैसे नॉर्मल टाइमिंग जब चलती है तो हमारे पास में जैसे फर्स्ट लेक्चर जो होता है तो उसको हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, या सेकंड लेक्चर होता है उसे सेकंड पीरियड बोलते हैं। तो उसको पीरियड वर्ड क्यों दिया गया है? उसको इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका टाइम फिक्स है। ठीक है, जैसे अगर आपका सेकंड पीरियड 9:30 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम वो फिक्स है, और उसका जो इंटरवल है यानी कि अगर वो 40 मिनट्स का पीरियड है तो डेली वो 40 मिनट्स का रहेगा और 9:30 पर ही स्टार्ट होगा। तो जिसका टाइम फिक्स होता है और वो अपने आप को रिपीट करता है एट द सेम टाइम, तो उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करती है, प्लस उसका जो डायरेक्शन होता है वो पीरियोडिकली चेंज होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिकली एसी जनरेटर का काम क्या है? तो एसी जनरेटर जो नाम हमें यहाँ पर दिया गया है ये एक्चुअल में गलत नाम इसको दे दिया गया है। बेसिकली जनरेटर का नाम होता है जनरेट करना, किसी चीज़ को बनाना। बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यहाँ पर देखा, तो इसका मतलब यानी कि इट इज़ बेसिकली अ कन्वर्टर। इसका नाम कन्वर्टर होना चाहिए, ना कि जनरेटर। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, उस मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये जनरेट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है। किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अभी कैसे करता है उसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना होगा, और उससे पहले हमें एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को समझना होगा। तो इन शॉर्ट अभी हमने जो पढ़ा वो ये है कि एसी जनरेटर और एसी डायनामो इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इट वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, and it is basically a converter which converts the mechanical energy into electric energy। ठीक है बच्चे, तो अभी हम यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं
और ये जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास में नाउ वी आर हैविंग द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी डिवाइस के और वो किस तरीके से अरेंज होते हैं उसको हम यहाँ पर देख पाते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, राइट। मैग्नेटिक पोल्स के बाद में यहाँ पर हमारे पास में ब्रशेज होते हैं, ठीक है। ब्रशेस के बाद में यहाँ पर स्लिप रिंग्स होती हैं और एक और चीज़ यानी कि सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी का क्या है, सोर्स है। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें हमारे बेसिकली 5 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कॉइल जो रोटेट करेगी, मैग्नेटिक पोल्स जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ब्रशेस और स्लिप रिंग्स का हम यहाँ पर अभी यूज़ देखेंगे। सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम आपको पहले इसको इसी के बारे में बता देते हैं। तो इसके अंदर ये जो कॉइल होती है इसको रोटेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको रोटेट जब हम करते हैं तो फ्लक्स में चेंज आता है। तो हमारे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर BA cos थीटा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एरिया वेक्टर है जो सरफेस पर 90 डिग्री पर होता है, इसके साथ में अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच में ये जो है वो एंगल है। अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये कॉइल हो गई, ये हमारे पास में एरिया वेक्टर हो गया जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस समय सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 है। अब मैंने इसको घुमा दिया तो एंगल कितना हो गया 90, फिर घुमा दिया 180, फिर घुमा दिया 270 और फिर दोबारा घुमा के जब इसको मैं सीधा कर दूंगा वापस से तो ये पूरा एक राउंड यानी कि 360 डिग्री चेंज आएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में कोई चेंज नहीं आता, ओनली एंगल इज चेंजिंग विद टाइम। और इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है और फ्लक्स में जब चेंज आता है तो हमारे पास में जो फिनोमेना होता है उसे हम बोलते हैं EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, तो आप करेंगे कि प्रिंसिपल जो होता है यानी कि AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पर हम जब कॉइल को रोटेट करेंगे तो कॉइल के रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल में चेंज आएगा एंड उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा और उसकी वजह से एक इंड्यूस EMF या एक इंड्यूस करंट बनेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बच्चे। तो हमने अभी क्या देखा, AC जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है, ये कन्वर्टर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कॉइल को घुमाने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आएगी कैसे, तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा हाइड्रो प्लांट्स होते हैं। हाइड्रो प्लांट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि डैम्स के अंदर हम पानी को भर लेते हैं ऊपर हाइट पर और उसको हम तेज़ी से बहाते हैं। तो होता क्या है कि उसके रास्ते में टर्बाइंस होती हैं। तो जब पानी जब ऊपर स्टोर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है और जब वो नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। उसके रास्ते में हमने टरबाइन रख दी, टरबाइन रखेगी तो वो घूमेगी, उस टरबाइन को हम कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं तो कॉइल घूमने लगती है। कॉइल घूमने लगेगी तो क्या होगा, हमारे पास में फ्लक्स में चेंज आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और EMF बनेगा, वोल्टेज बनेगा और करंट बनेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है,
आपने सुना होगा विंड मिल्स होती हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे पवन चक्की, जहाँ पर जिन एरिया में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऊपर हाइट पर बड़े बड़े पंखे या फैन टाइप जो होते हैं वो विंड मिल्स कहलाती हैं। तो जब एयर फ्लो करती है तो वो घूमती हैं, तो साथ में टरबाइन घूमती है, टरबाइन के थ्रू कॉइल घूमती है, और कॉइल के घूमने से अगेन आपको EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और EMF मिलता है और करंट मिलता है। ऐसे ही कुछ थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल जैसे एक NTPC है, नेशनल थर्मल प्लांट कॉरपोरेशन। तो NTPC जो होते हैं वहाँ पर कोयले को जलाकर, कोयला कोल जो है उसको बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम कॉइल को स्टीम की हेल्प से घुमाते हैं। तो ये यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं जो अगले डायग्राम में नहीं दिखा रहे हैं। ये केवल मैंने आपको समझा दिया। जैसे हम हाइड्रो प्लांट्स में वाटर का यूज़ करते हैं, उसको तेज़ी से फ्लो कराते हैं, विंड मिल्स में विंड के थ्रू वो घूमता है, और जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उसमें स्टीम प्रोड्यूस करके उसके प्रेशर की वजह से टरबाइन को हम घुमाते हैं। इस तरीके से ये कॉइल घूमेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इंड्यूस EMF बनेगा और करंट बनेगा। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने समझ लिया, प्रिंसिपल समझ लिया, क्या हो रहा है, कॉइल का घूमना जो है वो फ्लक्स में चेंज लाता है और EMF बनाता है। अब इसमें यहाँ पर इसकी वर्किंग हमें समझनी है, तो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। ये मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई, अब ये एक इसकी एक्सिस हो गई, इस एक्सिस को हम इस एक्सिस के अबाउट इस कॉइल को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नॉर्थ पोल और यहाँ पर हमने एक साउथ पोल जो है वो लगा दिया। अब इस कॉइल के साथ में यहाँ पर हमारे पास में ये रिंग्स लगी होती हैं। ये जो रिंग्स होती हैं ये मेटल की बनी होती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। दो रिंग्स होती हैं जिनका कनेक्शन दो अलग अलग एंड से होता है। इसको हम एक नाम दे देते हैं PQRS। ये S1 रिंग और ये हमारे पास में S2 रिंग हो गई। इनका कनेक्शन यहाँ पर ये ग्रेफाइट, किसका क्या नाम लिया मैंने, यानी कि ये ब्रशेस जो होते हैं ये बेसिकली ग्रेफाइट ब्लॉक्स होते हैं। स्लिप रिंग्स ये मेटल रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप डायग्राम में ये जो कॉइल आप देख पा रहे हो ये कौन है, PQRS। पोल्स जो आप देख पा रहे हो वो कौन है, N एंड S, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। ये जो ब्रशेज हैं ये आप देख पा रहे हो B1 और ये B2, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, और स्लिप रिंग्स जो आप देख पा रहे हैं वो है S1 और S2, ठीक है भाई। अब इसको हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो अब ये काम कैसे करेगा, पहली चीज़ तो एक एक का मतलब समझते हैं। ये कॉइल है, इसको घुमाया जाएगा, इसके अंदर से फ्लक्स को चेंज किया जाएगा। घुमाने के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, वी आर हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जिससे हम इसको घुमाते हैं। तो ये कॉइल जब घूमती है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज होता है और इंड्यूस EMF बनता है। मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसके ये दो एंड्स होते हैं, जैसे ये S वाला जो एंड है वो S1 के थ्रू B1 से कनेक्टेड है,
और यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं, तो इसका जो कनेक्शन है, यानी कि मैंने इसको एक गैप करके क्यों दिखाया है, ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये रिंग है, इसमें से ये बीच में से होकर जा रहा है, यानी कि R सीधे किससे कनेक्ट हुआ है, S2 से, और S2 किसके कांटेक्ट में है, B2 के। S S1 से कनेक्टेड है, S1 जो है B1 से कनेक्टेड है, यानी वो टच कर रहा है। अब बात आती है कि ब्रशेस और स्लिप रिंग्स का हमने यूज़ क्यों किया, हम डायरेक्ट कनेक्ट क्यों नहीं कर देते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब ये कॉइल घूमेगी और हमने परमानेंट कनेक्शन कर दिया, या तो कॉइल घूम नहीं पाएगी, और कॉइल घूमेगी तो कनेक्शन टूट जाएंगे। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें करनी है, कॉइल को घुमाना भी है और सर्किट को भी कंप्लीट करना है। तो होता क्या है कि जब ये कॉइल घूमती है तो S1 जो है वो हमेशा B1 से स्लाइडिंग कांटेक्ट में होता है। स्लाइडिंग कांटेक्ट का मतलब जैसे ये मेरा ब्रशेज हो गया और हम इसको इस तरीके से पेन को घुमा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कांटेक्ट में भी है और इट इज़ मूविंग ऑल्सो। तो रिंग घूम भी रही है और कांटेक्ट में भी है, तो जिससे सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चे। ऐसे ही S हमेशा S1 से B1 से कनेक्टेड होता है। कॉइल किसी भी डायरेक्शन में घूम जाए, S B1 से कनेक्टेड रहेगा, किसके थ्रू, S1 से, और R जो है वो S2 के थ्रू B2 से कनेक्टेड रहेगा। कॉइल लगातार घूमती रहेगी लेकिन कनेक्शन टूटेगा नहीं और सर्किट कंप्लीट रहेगा। तो ब्रशेस, स्लिप रिंग्स का जो एक्शन है, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है वो हमने आपको अभी समझाई। ये सारों चीज़ों के मतलब हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं वर्किंग पर, ये काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये जैसे मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में ये थंब होता है, ये फिंगर, और ये दूसरी फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। हम इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारे पास में तीन, तो ये कौन हो गया बच्चे, थंब। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ये हमें रखना है फोर्स, या हम कह सकते हैं और मोशन ऑफ कंडक्टर। इसी तरीके से ये हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सी है, हमारी इंडेक्स फिंगर। ठीक है। तो ये जो मिडिल फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर हमें क्या बताती है, करंट। तो हमने इस तरीके से इसको स्ट्रेच किया है, फोर्स ऊपर, इंडेक्स फिंगर ये, मिडिल फिंगर ये, तो इस तरीके से हमें स्ट्रेच करके रखे हुए हैं। तो जब ये ऐसा होगा तो हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। अब ये कॉइल घूमेगी, तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये कॉइल अभी सीधी है, अब ये घूमेगी तो ये वाली जो आर्म है ये ऊपर आ रही है और ये वाली आर्म जो है वो नीचे जा रही है। तो जो PS है इट इज़ मूविंग अपवर्ड। तो ये थंब, मोशन ऑफ कंडक्टर, कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ या आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर, तो ये डायरेक्शन हो गई करंट की, तो ये कहाँ जा रही है, ऊपर। तो ये करंट की डायरेक्शन। ठीक। अब इस साइड आइए, ये अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट अब कहाँ हो गई, नीचे, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई, Q से R। अब गौर से देखिएगा, ये करंट S से P पर, P से Q, Q से R, R से कहाँ आई, S2 पे, S2 से फिर ये B2 पर, और B2 से फिर ये घूमती हुई करंट कहाँ जा रही है, B1 पर, B1 से घूमकर ये वापस आ गई। तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो करने लगी। और जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी तो ये पहले 90 डिग्री पर आएगी और 90 डिग्री पर आने के बाद फिर ये 180 डिग्री पर आएगी।
तो अगर मैं ये मान लूँ कि पूरा रोटेशन एक टाइम पीरियड यानी कि 1 टाइम पीरियड कैपिटल T में होता है, तो ये आधा 180 डिग्री घूमने में जो टाइम होगा, यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं वो 0 से T/2 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 0 से T/2। तो अब हम आधा चक्कर यानी कि आधा रोटेशन हम कॉइल को कर चुके हैं। तो हमारी जो कॉइल है वो ऐसे थी, अब ये पलटकर ऐसे हो गई। तो ये 0 से T/2 टाइम के लिए, यानी 0 पर ऐसे थी, फिर बढ़ने लगी और बढ़ते 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 ये पूरा घूम गई और टाइम हो गया 0 से T/2। तो अब वो सिचुएशन क्या होगी वो हम अब इस दूसरे वाले डायग्राम में देख रहे हैं। ये सेम डायग्राम है, बस हमने इसमें कॉइल को की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी, यानी कि ये T/2 से T टाइम के लिए है, यानी कि फर्स्ट हाफ रोटेशन एंड देन आफ्टर द सेकेंड हाफ रोटेशन। अब इसमें जो कॉइल होगी उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो कैसे करेंगे बच्चे, कि यहाँ पर अब Q ये हो गया, R ये हो गया, P ये हो गया और S ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ही थी, और ये एक्सिस जो है वो हमारी वहीं की वहीं है, जिसके अबाउट ये हमारी कॉइल घूम रही है। ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो फिर दोबारा से हमारे पास में ये 2 रिंग्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो S वाला पॉइंट है वो S1 से, तो जब ये घूम जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और जब ये घूम गई तो ये हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से आ गई। तो ये हमारे पास ब्रशेज हैं। तो ये ब्रशेज जो है वो हमारे पास में क्या हो गए, B1, ये B2, ये S1, ये S2। तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से ये रेजिस्टेंस हो गया R। ये चीज़ क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम कंपैरिजन करें तो पहले ये कॉइल ऐसे थी, अब ये घूमकर इस तरीके से हो गई, यानी कि हमारे पास में ये पूरा सिस्टम घूम गया। अब गौर करने वाली बात क्या है कि पहले QR अंदर जा रहा था, अब QR आउटवर्ड आएगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने यूज़ किया, तो अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब ये नीचे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन ये। अब यहाँ पर मेन चीज़ समझने वाली बात ये है कि अब करंट S के थ्रू पहले किस पे आएगा, S1 पर, S1 से आएगा B1 पर, B1 से घूम के जाएगा B2 पर। ठीक है, एंड देन इट विल कम टू द S2 और ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा। असली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि पहले हाफ तक करंट B2 से B1 फ्लो कर रही थी, और फिर अगले हाफ के लिए जब तक ये दोबारा से इस पोजीशन में नहीं लौट के आएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, और इसी करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी, फर्स्ट हाफ रोटेशन के लिए करंट की डायरेक्शन B2 से B1 और अगले हाफ रोटेशन के लिए B1 से B2, यही सेम करंट हमारे घर में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। सपोज करिए कि ये वायर है, तो पहले करंट इस एंड से इस एंड पर जाएगी और फिर पलट के इस एंड से वापस इधर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे जैसे कॉइल घूमी, करंट पहले ऐसे गई, फिर हाफ रोटेशन चेंज हुआ तो फिर करंट ऐसे आ गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसलिए इस करंट का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी पीरियोडिक वर्ड की।
तो जब अगर हम इसे कांस्टेंट रेट पर घुमाएंगे तो ये टाइम फिक्स हो गया। मान लो इसको पूरा राउंड लगाने में, पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगे, तो 1 सेकंड के लिए करंट इधर रहेगी, अगले 1 सेकंड में करंट इधर आ जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर अगले 1 सेकंड के लिए ऐसे, फिर अगले 1 सेकंड के लिए ऐसे। तो ठीक 1 सेकंड बाद हमारी करंट डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो डायरेक्शन चेंज कर रही है पीरियोडिकली, ठीक है। तो पीरियोडिक वर्ड का मतलब यहां पर यह है एक डेफिनेट टाइम के बाद में डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब ये हमारे पास में थी वर्किंग, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है वो भी मैंने आपको साथ के साथ समझा दिया। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है वो हम यहां पर देखना चाहते हैं। तो जो हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम इंड्यूस ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट में कैसे वेरिएशन आता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर ये देखा कि ये इस तरीके से हमारे पास में एक कॉइल हो गई। इस कॉइल पर ये हमारे पास में एरिया वेक्टर हो गया, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और ये जो एंगल है वो थीटा, और थीटा को हम लिखते हैं ओमेगा टी। ये जो ओमेगा होता है इसे बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। कॉइल रोटेट करती है तो उसकी अपनी, जैसे कोई चीज़ सीधी चलती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। फैन रोटेट करता है, कॉइल रोटेट करती है, नहीं कोई भी व्हील रोटेट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज़ सीधी चलती है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और घूमता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ऐसे ही फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैंने आपको बताया था फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, यानी हम इसे लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। तो जो फैराडे लॉ है वो ये कहता है बाय फैराडेज लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो माइनस एन, एन कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। डी फाई ओवर डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो डी बाई डी टी, तो फाई की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, और बी ए कॉस ओमेगा टी होने के बाद में ये बन जाएगा बी ए कॉन्स्टेंट टर्म है तो हम एन बी ए अलग कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएशन आएगा इसका माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो बी ए कॉन्स्टेंट टर्म को अलग किया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन किया, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसमें से ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चे, ये जो ईएमएफ है तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि डायरेक्शन चेंज होती है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। एन बी ए ओमेगा, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द कॉइल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इन चारों को हमने कांस्टेंट रखा है। लेकिन ईएमएफ जो है वो साइन के साथ चेंज होगा। जैसे जैसे कॉइल घूमेगी तो कॉइल के घूमने के साथ साथ एंगल भी चेंज होगा और इस एंगल के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ चेंज होगा। तो साइन के अंदर साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो होती है 90 की, साइन 90 की। तो इस कंडीशन में ई जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है
और इस मैक्सिमम वैल्यू की NBA ओमेगा को हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं हम उसे? पीक वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगी इसके हिसाब से अब ये चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं इसका वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं ये सारी चीज़ें पहले कई बार बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूरा 5 मार्क्स में आता है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में, जिसमें आपको इनके जितना पूछा जाएगा आपको उतना ही पोर्शन दिखाना है। अब जैसे आपको यहाँ पर अब हम वेरिएशन दिखाना चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली बनी कैसे और उसका नेचर क्या है। तो बनी कैसे वो हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अब मैथमेटिकली हम देखना चाहते हैं। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को 11th में एक फॉर्मूला होता है ओमेगा का, जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 पाई टी अपॉन टी। ठीक है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी होती है। राइट बच्चे? अब यहाँ पर हम पूरी कॉइल को अलग अलग टाइम पर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरे रोटेशन को डिवाइड कर लिया है। ठीक, जैसे हमारे पास में ये कॉइल ये घूम गई 90, ये घूम गई 180, ये हो गई 270 और फिर पूरा घूमकर वापस आ गई 360। तो ऐसा करने में अगर टोटल टाइम t है तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो एंगल होगा कौन सा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो 2 पाई टी अपॉन टी। तो इसमें पहले हम t को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, जिससे साइन यानी E इक्वल टू ई नॉट साइन 0 होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो EMF 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं ये t/4 यहाँ पे पुट करूँगा तो थीटा की वैल्यू देखिए t/4 हम जब रखेंगे तो t से t कैंसिल होगा और ये π/2 आ जाएगा। तो यानी E इक्वल टू ई नॉट साइन π/2 यानी कि साइन 91 वैल्यू हो जाएगी ई नॉट। फिर इसके बाद में हम थीटा की वैल्यू रखेंगे 3, थीटा की वैल्यू रखेंगे हम पाई कैसे आया, t/2 हम ले गए, t से t, 2 से 2, पाई यहाँ पर आया, E इक्वल टू ई नॉट साइन पाई। तो साइन पाई की पर वैल्यू यानी साइन 180 पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर रखेंगे 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। तो हो क्या रहा है, पहले ये 0 फिर 90, π/2 मतलब 90, फिर आधा चक्कर हो गया तो 180। अब फिर उसके बाद में 3/4 रोटेशन में 3π/2 ये वैल्यू आप यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जो देख रहे हैं तो वो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करके देख रहे हैं। तो 3t/4 जब आप यहाँ रखोगे तो वैल्यू आएगी 3π/2 यानी कि 270 डिग्री और ये वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन 3π/2 यानी कि माइनस ई नॉट। अब देखिए हम फाइनल वैल्यू पे जा रहे हैं। तो t इक्वल टू कैपिटल टी, तो t इक्वल टू कैपिटल टी जब हम यहाँ पर रखेंगे तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास में 2 पाई होगा। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आई? तो अब इसको हमें एक ग्राफ में देखना है। तो हम ग्राफ में कैसे देखेंगे बच्चे, देखिए ये इसको साइन कर्व बोलते हैं। ये EMF है टाइम के साथ। तो इसको हम पूरा ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये टाइम हुआ t/4 यानी कि हमारी कॉइल 90 डिग्री घूम गई यानी 1/4 रोटेशन हो गया। फिर
T/2, मतलब हमारी कॉइल 180 डिग्री घूम गई, यानी हाफ रोटेशन हो गया। फिर हम रखेंगे यहाँ पर 3T/4, यानी कि हमारी कॉइल 270 डिग्री घूम गई, यानी कि 3/4 रोटेशन हो गया। एंड फाइनली जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये T, तो यानी पूरा एक कंप्लीट राउंड यानी 360, और फिर जब ये घूमना शुरू करेगी तो ये वैल्यू फिर दोबारा से चेंज होना शुरू होगी। और इस तरीके से जब हम यहाँ वैल्यू देखेंगे तो ये E0, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी E0, और यहाँ पर हो जाएगी -E0। इसी के करस्पॉन्डिंग जब हम करंट की वैल्यू देखते हैं तो करंट भी कुछ इसी तरीके से चेंज हो रही है। करंट कैसे चेंज हो रही है, यानी कि ये वैल्यू I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाएगी, और ये -I0, तो ये T/4, T/2, 3T/4 और फिर ये T। इस करंट को ही हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, या ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास में जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड पहले 0 से कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम से कहाँ जा रहा है 0, फिर 0 से मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर ये 0, और डायरेक्शन जो होती है फर्स्ट पार्ट के लिए पॉजिटिव और सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाती है नेगेटिव। यानी कि ये पॉजिटिव पीक हमें ये बता रहा है कि डायरेक्शन पहले पॉजिटिव है, और फिर उसके बाद में ये नेगेटिव पीक हमें बता रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और ये पीक आकर कम हो रहा है, तो यानी कि वैल्यू पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में यहाँ पर ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। इस 50 हर्ट्ज़ का मतलब हो गया इस तरीके का जो वेरिएशन होता है वो 50 टाइम्स रिपीट होगा। दिस इज कॉल, ये पूरा वेरिएशन जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं 1 साइकिल ऑफ AC। 1 साइकिल ऑफ AC जो होती है ये पूरा एक वेरिएशन होता है, और ये जितनी बार रिपीट होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब हमारे घर में जो AC आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, यानी कि 50 साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड के अंदर आपके घर में जो करंट है 1 सेकंड में 100 टाइम्स वो 0 होगी और 100 टाइम्स वो मैक्सिमम होगी। जिस समय 0 होगी तो आपका जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। यानी कि एक नॉर्मल जो हम बल्ब लेते हैं जिसमें फिलामेंट होता है वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझ जाता है। तो ये हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट थी, जिसमें हमने ये देखा कि डायरेक्शन पीरियोडिकली हर आधे टाइम पीरियड के बाद में चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड जो है वो हर मोमेंट पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर AC जनरेटर हमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट बनाकर देता है। तो ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आज AC जनरेटर था, ऑल्टरनेटिंग करंट थी। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।